लोग बात करते हैं सम बेसिक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, राइट। डेंसिटी यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है इसका यूनिट केजी मीटर पर मीटर क्यूब या फिर कभी-कभी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। कहीं-कहीं आप देखेंगे G/cc लिखा होगा, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, डेंसिटी मिक्सचर, ये भी हमसे कभी-कभी न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम आपको किसी मिक्सचर का डेंसिटी हो सकता है, राइट। रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है, दैट इज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी हमको दी गई होगी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया हुआ है 13.6। इसका मतलब है कि मरकरी का डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप 13.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 13,600 केजी पर मीटर क्यूब या फिर 13.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें प्रेशर की, तो इसका फॉर्मूला आपको होता है फोर्स अपॉन एरिया, जहां पे फोर्स कौन सा लेना है, फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, दैट इज योर पास्कल्स, राइट, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि आप देख सकते हैं फोर्स न्यूटन है, एरिया मीटर स्क्वायर है। अच्छा, 1 atm मतलब 1 atmospheric pressure. So 1 atmospheric pressure is nothing but 1.013 into 10 to the power 5 Pascal, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में जनरली 10 to the power 5 ही ले लिया करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर जो है हमेशा सरफेस के नॉर्मल एक्ट करेगा। ठीक है, किसी सरफेस पे प्रेशर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन अ वेसल व्हिच इज एट रेस्ट। ठीक है, तो आप ये सब बहुत पहले से जान ही रहे होंगे कि ये आपके पास एक वेसल है, इसमें लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक ए पॉइंट लिया है और ये ए पॉइंट सरफेस से h डिस्टेंस नीचे है, तो इस पॉइंट पे लिक्विड में जो टोटल प्रेशर होगा, which is also called the absolute pressure, that is nothing but rho gh. So rho gh is the pressure due to the liquid, right? तो h डेप्थ पे लिक्विड के वजह से प्रेशर होता है rho gh, प्लस ऊपर में आपका अगर एटमॉस्फेयर भी है तो एटमॉस्फेयर का भी दबाव होगा, जिसके कारण यहाँ पे आपको P नॉट भी होगा। P नॉट इज द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस rho gh को हम लोग गेज प्रेशर भी कहते हैं, PG से डिनोट किया गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये जो वेसल का शेप है वो वी शेप का है और ये आपको ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप का है। दोनों में ही सेम लिक्विड है। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया है ए और बी, और दोनों पॉइंट आपको सेम लेवल पे है, सेम एच डेप्थ पे है, राइट। तो यहाँ से जो पॉइंट कन्वे किया जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, दैट इज अगेन rho gh प्लस P नॉट, राइट। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सेम लेवल पे प्रेशर जो है वो सेम होता है, बशर्ते कंडीशन सेम लिक्विड होना चाहिए। यहाँ जो लिक्विड है वही लिक्विड यहाँ पे भी होना चाहिए। सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट ये निकल के आता है दैट प्रेशर एट डेप्थ h इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ वेसल। ये वी शेप है और ये आपको ऐसा सिलेंड्रिकल है, उसके शेप से फर्क नहीं पड़ता है। अगर डेप्थ h था तो प्रेशर rho gh होगा लिक्विड के कारण। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, राइट। आपने जरूर ऐसा सवाल अपने न्यूमेरिकल्स में सॉल्व किया होगा। आपको इस तरीके से एक यू शेप ट्यूब दे दिया जाता है और मान लीजिए कि यहाँ पे पहले आपको एक लिक्विड था, फिर आपने राइट वाले कॉलम में ऊपर से एक और लिक्विड ऐड कर दिया, राइट, जिस कारण से ये वाला जो लिक्विड है वो हल्का ऊपर चला गया और ये हल्का नीचे। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये वाला जो ब्लू का लेवल है और ये जो लेवल है वो ऊपर नीचे है, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन बनाना सीखना है खाली, राइट। तो हमने क्या सीखा था, हमने अभी यहाँ पे देखा था कि एट सेम लेवल प्रेशर इज सेम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट हमने बी लिया है और उसके सेम लेवल पे हमने एक और पॉइंट ए लिया है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी दोनों इस ब्लू वाले लिक्विड में है जिसका डेंसिटी rho 1 है और इस येलो वाले का डेंसिटी rho 2 है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी आर गोइंग टू बी सेम। अच्छा, अब ए पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, तो वो आपको हो जाएगा बच्चा rho 1
ρ1GH1, रो GH फॉर्मूला होता है, तो ये डेप्थ आपको H1 है, राइट, प्लस P नॉट हमने लिख दिया है क्योंकि ऊपर में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। अच्छा, अब बी पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर लिखना है तो इसके ऊपर वाला लिक्विड को देखना होगा जिसका डेंसिटी ρ2 है, तो ये आपको हो जाएगा ρ2GH2 प्लस P नॉट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए। इस बार हमने नीचे आपको एक लिक्विड है, इसके लेफ्ट में भी एक लिक्विड डाल दिया, इसके राइट में भी एक लिक्विड डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, हमने B और A पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिया है और दोनों ही ब्लू वाले लिक्विड में लिया है, तो अगेन आप कह सकते हैं कि प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट B आर गोइंग टू बी सेम। लेकिन अब जब A पॉइंट का प्रेशर लिखेंगे तो इस H2 लेंथ की वजह से भी प्रेशर होगा, इस ग्रीन वाले के H1 लेंथ के कारण भी प्रेशर होगा। बात समझ में आ रहा है? ब्लू वाले का डेंसिटी ρ2 है, इस येलो वाले का ρ3 है और ग्रीन वाले का ρ1 है, तो हम देख सकते हैं कि एट पॉइंट A प्रेशर इज गोइंग टू बी P नॉट तो आपका ऊपर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आ ही जाता है, प्लस ρ1GH1 प्लस ρ2GH2, इन दोनों का हो गया इज इक्वल टू P नॉट, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर में एटमॉस्फेयर होगा, प्लस ρ3GH3। आपने इसको ऐसा इक्वेट कर दिया है। अब सवाल में आपको सब डेटा देगा, कोई एक डेटा छुपा लेगा, सपोज कीजिए H1 छुपा लिया, तो आपको यहाँ से H1 निकाल लेना है, ठीक है। आई होप आपको बात यहाँ पे एकदम क्लियर है, राइट। बच्चे जो यहाँ पे गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये जो इंटरफेस है ना ग्रीन और ब्लू वाले का, यहाँ वाले प्रेशर को यहाँ वाले प्रेशर से इक्वेट कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये वाला पॉइंट येलो लिक्विड में है और ये वाला पॉइंट आपको ब्लू लिक्विड पे था या फिर ग्रीन पे, आप जो मान लो, तो दोनों अलग अलग लिक्विड में है, वैसे आप इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए फ्री सरफेस की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ये है, लॉजिक ये है कि जो अपना फ्री सरफेस होता है, ये आपका टॉप वाला सरफेस है जो कि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, राइट। ये जो आपका फ्री सरफेस होता है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द जी इफेक्टिव। अब ये जो जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट है वो जरूर से आपने लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में देखा ही होगा। सपोज कीजिए एक लिफ्ट होती है और अगर वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो लिफ्ट में जी इफेक्टिव होता है आपका A प्लस जी, अगर वो नीचे एक्सेलरेट कर दी तो होता है G माइनस A, राइट। उसी तरीके से जी इफेक्टिव इस सिचुएशन में अगर आप देखें जहाँ पे ये वेसल ही रेस्ट पे है, तो इस केस में आपका जी इफेक्टिव ही ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी क्योंकि नीचे है तो ये सरफेस आपको ऐसा ही होगा हॉरिजॉन्टल, जो कि होता ही है, राइट, ऐसा ही होता है। सेकंड सिचुएशन देखिए, यहाँ पे आपका ये वेसल है और ये वेसल आपको राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन A, राइट। अब हमें जी इफेक्टिव का डायरेक्शन देखना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रेविटी तो आपको नीचे होगा, लेकिन एक्सेलरेशन हमें इस कंटेनर के फ्रेम में देखना है, राइट। तो सूडो फोर्स की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको एक एक्सेलरेशन आएगा, बात समझ में? अब ये एक्सेलरेशन पीछे है, ग्रेविटी आपको नीचे है, तो जी इफेक्टिव होगा इसका रिजल्टेंट, व्हिच इज मैग्नीट्यूड के सेंस में देखा जाए तो √a² + g² है, और ये जो एंगल थीटा होगा दैट इज नथिंग बट tan थीटा = a/g, वो हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्री से, राइट। अगर ये एंगल थीटा है यानी कि ये एंगल भी थीटा है, तो हमें कभी-कभी जानना पड़ सकता है कि अगर आपका वेसल A से एक्सेलरेट कर रहा है तो ये जो इसका फ्री सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो दैट इज tan थीटा = a/g, और इस मैग्नीट्यूड का भी हमें आगे जरूरत पड़ेगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। तीसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको जेईई मेंस में भी न्यूमेरिकल आ चुका है 1-2 बार रिसेंट ईयर्स में। ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है और इसके इस बीच वाले एक्सिस के अबाउट ये पूरा सिस्टम आपको घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट करने की वजह से जो इसका फ्री सरफेस का शेप होता है वो आपको पैराबोलिक शेप हो जाता है, ठीक है। 3 डायमेंशन में उसे हम पैराबोलॉइड बोलते हैं, और सामने से 2D में देखें तो ये आपको एक पैराबोला का शेप है, राइट। हमें इस वाले फ्री सरफेस का इक्वेशन जानना होता है। अगर आपको इसके डेरिवेशन में दिलचस्पी है तो उसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, हमारे ही चैनल में 1 मिनट में उसको डेराइव किया हुआ है, ठीक है। फिलहाल आप इसका रिजल्ट देखिए व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पे अपना ओरिजिन पकड़ लिया है, इसके वर्टिस पे ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस है। इसका जो रेडियस है वो आपको r है और ये आपको h हाइट है। ये h क्या बोला है हमने, इस लिक्विड का टॉप लेवल और ये बॉटम लेवल,
ठीक है, इस पैराबोलिक शेप का ये टॉप लेवल और ये बॉटम लेवल। तो इसका इस पैराबोला का इक्वेशन है y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2g, राइट। अच्छा, हमें कभी-कभी ये h सवाल में पूछा जाता है कि जनाब ये कैपिटल H की वैल्यू क्या है। तो ये कैपिटल H निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम x की जगह कैपिटल R पुट कर दो। बेसिकली हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। अगर आप x को R पुट करोगे तो y आपका ऑटोमेटिकली कैपिटल H हो जाएगा। तो वही हमने किया, x को R पुट किया तो h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर एकदम। चलिए यहाँ हम लोग बात करते हैं प्रेशर वेरिएशन इन द केस ऑफ एन एक्सेलरेटेड सिस्टम। ठीक है, अभी हमने ये वाला सेटअप एक देखा था। ये आपके पास एक वेसल है, उसमें लिक्विड है और ये वेसल जो है आपका वो राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा है। अब जिस तरीके से एक नॉर्मल सिचुएशन में हमने देखा है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो हर पॉइंट पे आपको प्रेशर सेम होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये आपका फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस के पैरेलल यहाँ पे हमने व्हाइट डॉटेड लाइन आपको देखिए ड्रॉ करा है। इन व्हाइट डॉटेड लाइन पे आप कोई भी पॉइंट उठा लो, सबका प्रेशर सेम होगा। इस वाले व्हाइट डॉटेड लाइन पे A पॉइंट पे और B पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। इस वाले जो व्हाइट डॉटेड लाइन है यहाँ पे भी अगर हम लोग कोई दो पॉइंट लेते तो उनका भी प्रेशर सेम होता। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना होता, तो अगेन P नॉट प्लस रो जी एच, राइट, P नॉट प्लस रो जी एच। लेकिन यहाँ पे G क्या लोगे, G इफेक्टिव, और H क्या लोगे, H आप ये वाला लोगे, ये वाला, राइट। ये वाला जो फ्री सरफेस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना है। बेसिकली अलोंग दिस इफेक्टिव ग्रेविटी हमें डिस्टेंस लेना होता है H वाला। ठीक है, अच्छा है। अब ये एक और सिनेरियो देखिए, ये आपके सामने अगेन एक यू शेप ट्यूब है, राइट, और इसके अंदर लिक्विड है। अगर इस सिस्टम का राइट साइड की तरफ एक्सेलरेशन नहीं होता तो लेफ्ट आर्म और राइट आर्म में दोनों में लिक्विड का लेवल जो है वो आपको बराबर होता है। लेकिन अगर ये आपको राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है तो लेफ्ट आर्म में लिक्विड का लेवल ऊपर बढ़ जाता है और यहाँ पे आपको नीचे घट जाता है। हमसे जो सवाल पूछता है कि बताइए कि अगर लेफ्ट वाले का आपको H1 लेंथ है लिक्विड का, यहाँ पे आपको H2 लेंथ है, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल, व्हाट इज H1 माइनस H2। हमें ये वाला हॉरिजॉन्टल लेंथ L भी दे देता है। ठीक है, अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने का जो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच हो सकता है, दैट इज बाय राइटिंग द इक्वेशन। जिस तरीके से आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट में मूव करते हैं ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पे A से मूव करते करते D तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात पे ध्यान दीजिए, हमारा ग्रेविटी नीचे है और इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो सूडो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है वो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, आप जब ग्रेविटी के अलोंग नीचे जाते हो लिक्विड में तो प्रेशर आपको बढ़ता है बाय रो जी एच। उसी तरीके से अगर आप इस वाले एक्सेलरेशन के अलोंग मूव करोगे तो आपको प्रेशर इंक्रीज होगा बाय रो ए एक्स। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ए इज दिस एक्सेलरेशन एंड एक्स हो जाएगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो प्रेशर घटेगा। क्लियर एकदम। चलिए, तो A पॉइंट पे हम लोग थे तो हमने लिख दिया है प्रेशर एट पॉइंट A। आप जब नीचे आ गए B पॉइंट पे तो आपको प्रेशर बढ़ा है, राइट, लिक्विड का वर्टिकल डाउनवर्ड्स आप जा रहे हो तो रो जी H1 से आपको प्रेशर बढ़ा। अब आप जब B से C पॉइंट पे जाओगे तो आप इस वाले एक्सेलरेशन के अपोजिट दिशा में जा रहे हो तो प्रेशर आपको घटेगा, माइनस रो ए एल। डिक्रीज हुआ था तो माइनस साइन लगाया गया है। आप जब C से D पॉइंट पे जाओगे तो अगेन आपको प्रेशर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, सो माइनस रो जी H2, राइट। और फाइनली आप D पॉइंट पे पहुंच गए हो इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट D। इस तरीके से हमें इक्वेशन लिखना आना चाहिए व्हिच मेक्स योर लाइफ वेरी वेरी सिंपल। अब A पॉइंट और D पॉइंट दोनों ही आपको एटमॉस्फेयर में, यानी कि प्रेशर ऑफ A एंड D आर इक्वल व्हिच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। तो P और PD तो आपको कट जाने वाला है, इसे आप रीअरेंज करेंगे तो आपको H1 माइनस H2 निकल के आएगा, एक्सेलरेशन कैपिटल L अपॉन G। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेटेड सिस्टम का एक और बहुत ही क्लासिक एग्जांपल, इसके ऊपर भी सवाल बहुत बनता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपके पास एक ट्यूब है और इसके अंदर लिक्विड पूरा भरा हुआ है। इस वाले एक्सिस के अबाउट ये ट्यूब को हम लोग गोल गोल घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, अच्छा है। हमने यहाँ पे दो जनरल पॉइंट लिया है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 जो है एक्सिस से x1 दूरी पे है, पॉइंट नंबर 2 आपको एक्सिस से x2 डिस्टेंस पे है। इस ट्यूब का टोटल लेंथ आपको कैपिटल L है, राइट। यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन तो नहीं कर रहे हैं
किया जा सकता है। हमें यहाँ पे बेसिकली x लेंथ पे जाके dx विड्थ का एक एलिमेंट लेना होता है और फिर हम लोग उस पे फोर्सेस के इक्वेशन लगा के डिराइव करते हैं। रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है दैट प्रेशर डिफरेंस, राइट, पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर आपको ज्यादा होगा, पॉइंट नंबर 1 पे कम होगा। आप समझ सकते हैं ना। इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो लिक्विड रेडियली आउटवर्ड जो है वो प्रेस हो रहा है, बाहर की तरफ लिक्विड पे दबाव है। तो रेडियली आप जब दूर जाओगे इस एक्सिस से तो प्रेशर आपको बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? So P2 minus P1 is equal to given by half rho omega square bracket x2 square minus x1 square। ठीक है, अच्छा है। अब अगर आपका x1 0 होता तो, यानी कि ये जो पॉइंट नंबर 1 है अगर वो एक्सिस पे ही लाई करती तो इन दैट केस आपका x1 0 हो जाता। सो P2 minus P1 यानी प्रेशर एट पॉइंट 2 और ये 1 पॉइंट एक्सिस पे होता। सो P2 minus P1 would have been simply half rho omega square x2 square। ठीक है, अब यहाँ से जो हमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आता है दैट इज आप जब एक्सिस से दूर जाते हो, लेट अस से टिल पॉइंट नंबर 2, प्रेशर इंक्रीजेस बाय हाफ रो ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को हम लोग फिर से यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अगेन आपके सामने एक यू शेप क्यूब है, इसके अंदर लिक्विड था और ये एक एक्सिस है, लेकिन हमने ये एक्सिस थोड़ा सा असिमेट्रिकल लिया है, बीचों बीच नहीं लिया है। ठीक है, अच्छा है। इस एक्सिस से लेफ्ट वाले आर्म की जो दूरी है वो L1 है, राइट वाले आर्म की दूरी L2 है। ठीक है, अच्छा है। अब जब ये आपको इस एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा तो राइट वाले आर्म में आपको लिक्विड का लेवल बढ़ेगा क्योंकि ये L2 लेंथ ज्यादा था, यानी कि यहाँ पे आपको प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो राइट में ज्यादा दबाव था तो लिक्विड ज्यादा हाइट तक गया था। ठीक है, अच्छा, हमसे फिर से पूछता है कि बताइए H2 minus H1 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग A पॉइंट से चालू करेंगे और हम लोग B पॉइंट तक जाएंगे। तो A पॉइंट पे थे तो प्रेशर एट पॉइंट A व्हिच इज PA। अब जब A से C पे जाते हो तो प्रेशर इंक्रीज किया है बाय रो GH, तो रो GH1 लिखा है हमने। आप जब C पॉइंट से एक्सिस पे जा रहे हो तो प्रेशर घटा है। देखिए यहाँ पे आप एक्सिस से बाहर गए थे तो प्रेशर बढ़ता है, यानी बाहर से एक्सिस पे जा रहे हो, आप जब लेफ्ट मूव कर रहे हो तो प्रेशर डिक्रीज होते जाता है। तो आप जब C पॉइंट से एक्सिस पे जाओगे तो प्रेशर डिक्रीजेस बाय हाफ रो ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर व्हिच इज डिक्रीज हुआ ना, तो माइनस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर L1 स्क्वायर। आप जब एक्सिस से D पॉइंट पे जा रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज किया है प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर L2 स्क्वायर। आप जब D पॉइंट से B पॉइंट पे जाते हो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर मूव कर रहे थे तो प्रेशर डिक्रीज किया था माइनस रो GH2 व्हिच इज इक्वल टू, आप B पॉइंट पे पहुंचे हो तो प्रेशर एट पॉइंट B इज PB। अब P और PB आपको बराबर है P नॉट के, ये दोनों कट जाएगा, आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपको H2 minus H1 ये निकल के आएगा। क्लियर है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्कल्स लॉ, वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल लॉ। एक्चुअली हम लोग इस लॉ को पहले से ही शुरुआत से ही इस टॉपिक में यूज करते आ रहे हैं। अगर आपके पास सिस्टम में एक एक्सटर्नल प्रेशर है, राइट, और वो प्रेशर एक कन्फाइंड लिक्विड पे लग रहा है, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये आपके सामने एक वेसल है, इसके ऊपर हमने एक पिस्टन भी रख दिया, राइट। पिस्टन का कोई मास होगा m, ठीक है, अच्छा है। हमें 1 पॉइंट पे टोटल प्रेशर लिखना है जनाब। अब 1 पॉइंट पे, इस पॉइंट नंबर 1 पे एक प्रेशर तो आपको होगा लिक्विड के कारण व्हिच इज रो GH, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऊपर होगा, उसका भी दबाव की वजह से 1 पॉइंट पे P नॉट भी आएगा, प्लस ये जो आपको मास है m, राइट, ये भी नीचे की तरफ अपना वेट डाल रहा है, दबाव डाल रहा है mg का, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर a है, सो दैट दबाव, दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया व्हिच इज mg अपॉन a, ठीक है। तो ये सब चीजें भी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आना चाहिए क्योंकि फ्लूइड डायनामिक्स में काम पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वाले टॉपिक्स में। क्लियर है? अब इसका जो एप्लीकेशन है, राइट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, वेरी वेरी फैसिनेटिंग एग्जांपल, ठीक है। अपना जितना भी ये ऑटोमोबाइल का जो वर्क स्टेशन होता है जहाँ पे उसको रिपेयर किया जाता है, उनके पास ये लिफ्ट होता है जहाँ पे वो लोग भारी भारी कार्स को 1000-2000 केजीज के कार को वो लोग बहुत छोटे से फोर्स से लिफ्ट कर पाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल यूज किया जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया को वेरी करके। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बहुत ही पतला एरिया है A1 और राइट साइड में आपको एक बहुत मोटा एरिया है A2। ठीक है, ये आपको दो प्लेटफॉर्म्स है ऑरेंज कलर से, इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर में कार रखा हुआ है एम मास का। ठीक है, अच्छा है। अब ये F1 फोर्स इज द अप्लाइड फोर्स जो कि कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाएगा। आपने यहाँ पे F1 फोर्स लगाया तो इस ऑरेंज पिस्टन के जस्ट नीचे जो प्रेशर क्रिएट हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज F1 अपॉन A1। समझ में आ रहा है? अब यही प्रेशर एज पर द पास्कल्स लॉ डिस्ट्रीब्यूट होते होते यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये प्रेशर जब इस वाले पिस्टन पे ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा F2 एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। भैया प्रेशर इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, एरिया आपको A2 है तो आप देख सकते हैं ये जो फोर्स लगेगा F2 दैट इज इक्वल टू F1 ब्रैकेट A2 अपॉन A1। अब हमें साफ-साफ दिख रहा है कि A2 जो है वो बहुत बड़ा है A1 से। तो अगर आपका A2 बहुत बड़ा होगा यानी कि आपका F2 भी बहुत बड़ा होगा F1 की कंपैरिजन में। तो एक बहुत छोटे से फोर्स को आप अप्लाई करके एक बहुत बड़ा सा फोर्स अचीव कर पाते हो। समझ में आ रहा है? एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि इस कार का जो मास है वो m है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस कार पे लग रहा है mg और अपवर्ड डायरेक्शन में इस कार पे लग रहा है F2, राइट? तो अगर हमें इस कार को सिर्फ बैलेंस भी करना है तो mg को F2 के बराबर करोगे। F2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे हमने सॉल्व किया था F1 A2 अपॉन A1, तो यहाँ से आपको F1 की वैल्यू पता चल जाएगी A1 अपॉन A2 इनटू mg। यानी कि हमसे सवाल में पूछ सकता है कि भैया आपके पास 1000 केजी का कार है, आपको ये वाला एरिया दे दिया, आपको ये वाला एरिया दे दिया, तो बताइए मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि आप इस कार को लिफ्ट कर पाओ। सो दैट इज दिस मिनिमम फोर्स F1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी दिस बैरोमीटर, अ वेरी सिंपल सेटअप, राइट? ये सेटअप में बेसिकली हम लोग मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे आपके सामने एक वेसल है जिसमें कि मरकरी है और ये आपके सामने एक ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब में पहले मरकरी पूरा भरा हुआ था, फिर हम लोग इस ट्यूब को लाके इन्वर्ट करके इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम यू नोटिस कि यहाँ पे बेसिकली ये जो मरकरी का लेवल है वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्केल रहता है, आप स्केल पे यहाँ से ऊपर तक का जो ये H हाइट है वो मेजर कर पाते हो। ठीक, अच्छा, हमने सीखा था कुछ देर पहले कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो A पॉइंट पे और B पॉइंट पे आपको प्रेशर सेम होना चाहिए। सो P इज इक्वल टू PB। PA की बात करें तो ये पॉइंट आपको एटमॉस्फेयर पे ओपन है, सो PA की वैल्यू बेसिकली P0 होनी चाहिए और PB क्या होगा? H डेप्थ पे है तो रो GH। अच्छा, यहाँ पे वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए P0 नहीं आने वाला है। सो P0 is equal to rho GH। खत्म है कि नहीं? अच्छा, अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है जो कि जनरली होता है, राइट? अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको इतना है, तो अगर हम लोग P0 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो आप इस H को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको पता है, ग्रेविटी 9.8 हमने पुट किया, ये आपको निकल के आएगा 0.76 मीटर व्हिच इज नथिंग बट 760 mm, राइट? और इसीलिए आपने बहुत जगह देखा होगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 760 mm ऑफ Hg कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 760 mm लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम है तो उसके बॉटम पे मरकरी के लेंथ के वजह से जो प्रेशर लगेगा दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बच्चे को डाउट ये भी आता है कि सर हम सेटअप में मरकरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, व्हाई नॉट वाटर? तो अगर आप ध्यान से देखो कि वाटर के लिए H लेंथ कितना आएगा, तो आप डेंसिटी में रो की जगह 1000 पुट करोगे तो वो रफली आता है 10 मीटर्स एंड दैट बिकम्स अ वेरी इम्प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि 10 मीटर का टेस्ट ट्यूब इज हाईली इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी फोर्स ऑन द साइड वॉल्स। ठीक है, तो ये आपके सामने एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपको लिक्विड है। हमें ये वाला जो वॉल है ना, ये जो वाला जो साइड वॉल है, इस वॉल पे हमको टोटल फोर्स पता करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि आप जैसे जैसे नीचे जाते हो डेप्थ बढ़ता है, यानी कि लिक्विड का प्रेशर भी बढ़ रहा है। अगर प्रेशर वेरी कर रहा है कंटिन्यूअसली तो आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द टोटल फोर्स। ठीक है, अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे y डेप्थ पे जाके dy थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लेते हैं ऑन दैट वॉल, राइट? अच्छा,
अब इस dy थिकनेस वाले स्ट्रिप पे एक छोटा सा df फोर्स लग रहा होगा which is nothing but pressure into area। y डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा, तो रो जी वाई, हम लोग सिर्फ लिक्विड की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं, तो रो जी वाई, और ये जो dA है यानी कि ये येलो शेडेड एरिया कितना होने वाला है, सो dy इसका थिकनेस है और b इसका लेंथ है। देखिए यहाँ पे b इसका लेंथ है, सो b into dy आपको हो गया एरिया, राइट। ये आपको छोटा सा फोर्स है, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, हमें इस पूरे डेप्थ को कवर करना है, यानी कि 0 से शुरू करते हुए h तक हमको जाना है। तो 0 to h आपने इंटीग्रेट किया, आपको ये निकल के आया, इसको हमने हल्का सा सेपरेट किया, यहाँ पे h स्क्वायर आया था, एक h इसको दे दिया है और b इधर ले गए, तो रो जी h by 2 multiplied by bh। Now what is bh? b into h is nothing but the surface area of this side wall, ठीक है। और इस रो जी h by 2 को हम लोग कहते हैं एवरेज प्रेशर। तो अब आपको ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक मिल गया है कि भैया इस साइड वॉल पे जो फोर्स लगने वाला है दैट इज नथिंग बट एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एंड व्हाट इज एवरेज प्रेशर? एवरेज प्रेशर इज द प्रेशर एक्टिंग एट द सेंटर। क्या देखिए रो जी h by 2 आया है, अगर h डेप्थ था तो h by 2, राइट, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शेप। क्लियर है एकदम? तो ये आपको हो गया है फोर्स, बढ़िया है। अब हमको जानना है, अब हमें जानना है कि ये जो आपका बॉटम जो आपका एक्सिस है, राइट, फोर्स इस तरीके से लग रहा है, तो उस फोर्स के कारण इस वॉल पे आपको टॉर्क भी लगेगा अबाउट दिस एक्सिस, तो निकाल सकते हैं टॉर्क। ये जो छोटा सा df फोर्स है, इस छोटे से फोर्स के कारण पहले पता करना होगा टॉर्क कितना है, सो df फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, h माइनस y। क्लियर है? सो df into h minus y, df की वैल्यू क्या है वो हमने यहाँ पे ही लिखा था, आप इसको दोबारा लिखे, इंटीग्रेट करें 0 से लेके h तक, आपको ये रिजल्ट निकल के आएगा। क्लियर एकदम? आई होप एकदम ही क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं ये अपना जो है 9th पॉइंट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन, सब कुछ ही इसमें कवर करेंगे, बहुत अच्छे से यहाँ पे सारे पॉइंट्स को देखा जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास एक बॉडी है, राइट, तो उसके ऊपर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड या फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। आप यहाँ पे देखिए, ये आपको ब्लू डॉटेड लाइन से लिक्विड दिखाया जा रहा है और ये आपको बॉडी है, तो जब ये बॉडी इस लिक्विड में डुबोया गया है तो ये कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, उतना ही वॉल्यूम ना जो अभी इस बॉडी का खुद का है, ठीक है। सो अब इस बॉडी पे अगर आप ध्यान से देखिए तो इस येलो लाइन से आपको दिखाया जा रहा है कि इसके हर पॉइंट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आप में से कई सोच रहे हैं कि सर ये वाला लेंथ इतना छोटा, यहाँ पे येलो लेंथ इतना छोटा है, यहाँ पे येलो लेंथ इतना बड़ा क्यों है? तो भैया आप जब नीचे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, और फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू दैट स्मॉल एरिया जो भी यहाँ पे लोकलाइज्ड एरिया होगा, राइट। तो प्रेशर ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, इसलिए वेक्टर की तरह जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फोर्सेस का डायरेक्शन बोल रहा आप इसको, तो वो उसी हिसाब से दिखाया गया है। इन सारे येलो का जो नेट फोर्स होने वाला है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा, उसे हम कहते हैं बॉइंट फोर्स, और उसी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, राइट। सो बेसिकली वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज कॉल्ड योर बॉइंट फोर्स, ठीक है। अच्छा, अगर ये बॉडी मेरा सॉलिड होता, कहने का मतलब है कि अंदर में कोई हॉलो नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस बन सकता है। अगर बॉडी का डेंसिटी यानी कि यहाँ पे S है फॉर सॉलिड, अगर इस बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है तो ये बॉडी आपको डूबेगा ही डूबेगा, वो सिंक करेगा। लेकिन अगर हमारा जो बॉडी है उसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम है या फिर बराबर है तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है। अब अगर बराबर है तो वो बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा लिक्विड के अंदर, यानी वो बॉडी आपको दिखेगा नहीं, वो कंप्लीटली लिक्विड के अंदर होगा। लेकिन अगर डेंसिटी कम है लिक्विड के डेंसिटी से तो बॉडी आपको पार्टली ऊपर होगा और पार्टली नीचे होगा, ठीक है। जिस तरीके से बर्फ को आप जब पानी में डालते हो तो बर्फ का थोड़ा सा हिस्सा पानी
पानी के सरफेस के ऊपर होता है और बहुत बड़ा सा हिस्सा पानी के सरफेस के नीचे होता है। तो उसी चीज को चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे वेसल है, वेसल में आपको लिक्विड है और ये आपके सामने एक बॉडी है। हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल बॉडी लिया है। इस बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो ये फ्लोट कर रहा है, थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा अंदर। ठीक है, हमें बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है कि कितना परसेंटेज अंदर है, राइट। अच्छा, तो इसके ऊपर बॉइंट फोर्स लग रहा है और इस पे mg लग रहा है। अब ये बॉडी अगर आपका फ्लोट कर रहा है यानी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो जितना ऊपर बॉइंट फोर्स है उतना ही नीचे mg लग रहा होगा। नाउ व्हाट इज बॉइंट फोर्स? तो जनाब बॉइंट फोर्स आपको होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, राइट। तो ये जो वॉल्यूम है ना, आप इस रेड डॉट को फॉलो कीजिए, ये जो वॉल्यूम है, राइट, जितना पोर्शन अंदर है लिक्विड के, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो वो v1 है इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट इज mg? मास को क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। तो g से g आपका खत्म हो गया। आप देख सकते हैं v1 by v आपको आ रहा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बस हमें यही चाहिए था। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपको आइस जो है वो पानी पे फ्लोट कर रहा है, तो v1 by v क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ आइस व्हिच इज 900 kg per meter cube एंड डेंसिटी ऑफ वाटर व्हिच इज 1000, ये आपको आ रहा है 0.9, व्हिच मींस अगर आइस आपको पानी पे तैरता है तो 90% पोर्शन नीचे होता है, राइट। v1 क्या है? नीचे वाला वॉल्यूम, तो 90% आपको नीचे होता है। ठीक है, अच्छा है। अब इसी डायग्राम को हमने यहाँ पे दोबारा से बनाया है। मान लेते हैं कि h1 लेंथ नीचे था और टोटल लेंथ h था और ये क्रॉस सेक्शन एरिया a है। ठीक है, तो इस v1 की जगह हम लोग लिख सकते थे ना एरिया इंटू h1, है ना, एरिया इंटू h1, और इस कैपिटल V की जगह हम लोग लिख सकते थे एरिया इंटू h। तो a आपका खत्म, h1 by h इज इक्वल टू ρs अपॉन ρl। तो कभी कभी हमें ये भी जानना होता है कि कितना लेंथ नीचे है, लेकिन आप इसका तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म हो, जैसे कि सिलेंडर हो, राइट। आपका इवन क्यूबॉइड चलेगा, क्यूब चलेगा, फ्रस्टम नहीं चलेगा, कोई ऐसा शेप नहीं चलेगा जहाँ पे आप जब नीचे जा रहे हो तो एरिया चेंज होता जाए, कोन नहीं चलेगा ऐसे फॉर्मूले में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है? सेंटर ऑफ बॉयंसी आपको होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल बनाया गया, एक वेसल है उसमें लिक्विड है और ये एक रॉड है। ये रॉड आपको इस तरीके से अभी फिलहाल टिल्टेड सिचुएशन में है, इसका कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर है। ठीक है, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, तो mg वहीं से हम लोग पास होता हुआ दिखाते हैं। लेकिन बॉइंट फोर्स कहाँ से पास होता हुआ दिखाओगे? जिस तरीके से mg पास करता है सेंटर ऑफ मास से, उसी तरह बॉइंट फोर्स पास करता है सेंटर ऑफ बॉयंसी से। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी हमने क्या यहाँ पे डिफाइन किया है? इट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो भैया डिस्प्लेस्ड लिक्विड तो ये वाला लेंथ है ना, ये वाला लेंथ जो आप देख रहे हो, और इस लेंथ का मिड पॉइंट क्या होगा? ये इस वाले लेंथ का मिड पॉइंट है ये। तो यहाँ पे आपको वो अपथ्रस्ट, वो बॉइंट फोर्स उसी पॉइंट से एक्ट होगा, उसी पॉइंट से पास करेगा। तो ये वाला लॉजिक भी पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर आपको टॉर्क बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं अपैरेंट वेट के। बहुत ही ये ऑब्वियस सी बात होती है कि अगर कोई बॉडी को आप पानी में डाल दो, लिक्विड में डाल दो, तो वो हमें हल्का महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉइंट फोर्स लग रहा होता है। बॉडी का खुद का वेट तो नीचे mg है, लेकिन ऊपर की तरफ भी कोई फोर्स लगता है जिस कारण से इस बॉडी का जो इफेक्टिव वेट हो गया है, जो महसूस होगा, दैट इज mg माइनस fb। माइनस fb कहने का मतलब है कि अगर नीचे कोई वेइंग स्केल होता तो वो वेइंग स्केल रीडिंग mg के कारण नहीं दिखाएगा, वो mg माइनस fb के कारण रीडिंग दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द अपैरेंट वेट mg माइनस fb। अब हम fb को क्या लिख सकते थे? आपका बॉइंट फोर्स क्या होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो कि इस सिचुएशन में बॉडी के वॉल्यूम के बराबर ही है, मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। ठीक है, अब हमें इस वॉल्यूम को भैया रिप्लेस करना है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इस बॉडी की बात करें तो
बॉडी का जो वॉल्यूम होता है दैट इज मास ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो इस v को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर करें तो ऐसा सिचुएशन बनेगा, अगर हम यहाँ पे mg को कॉमन ले ले, सो mg ब्रैकेट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सो दिस इज योर अपैरेंट वेट का फॉर्मूला। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल में पूछता है कि बताइए नीचे अगर वेइंग स्केल है तो वो रीडिंग कितना शो करेगा, या फिर ऊपर अगर स्प्रिंग बैलेंस है तो वो रीडिंग कितना शो करेगा, तो जनाब ये जो वेइंग स्केल होता है, स्प्रिंग बैलेंस होता है, वो लोग किलोग्राम में रीडिंग शो करता है। तो आप इस वेट को g से डिवाइड कर देंगे, तो ग्रेविटी को हटाएंगे अगर, तो ये होने वाला है रीडिंग ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है।